फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छी बात है, खराब बात है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आमतौर पर आपको लग रहा होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कैंपेनिंग चलाती है। इंदिरा गांधी के टाइम में हमारे दो की कैंपेनिंग काफ़ी अग्रेसिव तरीके से चलाई गई थी और ये भी कहा गया था कि जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे उसको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया और साथ में उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो एज ऑफ नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी चर्चा में है और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ने भी जनसंख्या नियम के लिए प्रॉपर तरीके से उन्होंने नए नियम लाए हैं कि यदि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेंगे। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हालांकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट था इसको, क्योंकि देखा तो इनकी खुद की फैमिली में देखा जाए तो इनके खुद के 6-7 भाई बहन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ पे क्रिटिसाइज किया, जिसको बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा बैक्स झेलने पड़े। कई सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात इस समय हर कोई कर रहा है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपना एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि लोकसभा में सीटों का जो शेयरिंग हुई, इसमें मद्रास, स्पेशली हम बात करें तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। यदि इनके सेंसस को मैं आपको दिखाऊंगा तो तमिलनाडु ने अपने पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही शानदार तरीके से किया, लेकिन इसके लिए तमिलनाडु को बेनिफिट मिलने की बजाय, तमिलनाडु को एक प्राइज मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, तो उसकी बजाय तमिलनाडु को यहां पे नुकसान झेलना पड़ा। इसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली मामला है क्या, और साथ में यह भी जानेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने हाल ही के नए जजमेंट में कौन कौन सी बातें की, इन चीजों के बारे में आज बात करेंगे। नाउ लुक एट दिस वन। तमिलनाडु ने देखा जाए तो यदि हम तमिलनाडु के सेंसस के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम तमिलनाडु की जो मद्रास हाईकोर्ट उन्होंने क्या जजमेंट दिया उसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ 2011 सेंसस के हिसाब से तकरीबन 7.2 करोड़ है। और इसमें यदि हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, तमिलनाडु काफी अर्बनाइज्ड स्टेट है। देखा जाए तो वहां पे अर्बन पॉपुलेशन काफी बढ़िया है। ग्रोथ रेट यदि पॉपुलेशन की बात करें तो तमिलनाडु का काफी कम रहा है, 15.6%। एक अपने निचले स्तर पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा, मतलब पॉपुलेशन को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया। एवली तमिलनाडु का जो सेक्स रेशियो है वो भी भारत में वन ऑफ द बेस्ट है। एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 995 यहां पर सेक्स रेशियो है, मतलब 999 फीमेल्स हैं प्रति 1000 मेल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु का सेक्स रेशियो भी काफी इंप्रेसिव है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी तमिलनाडु का काफी अच्छा है, यह है 946 2011 सेंसस के आधार पर। यहीं पे यदि आप भारत का सेक्स रेशियो की बात करें तो वह है 943। तो भारत की तुलना में तमिलनाडु जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। भारत का यदि हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें वो है 919। यहां पे तमिलनाडु का सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में सेक्स रेशियो भी काफी अच्छा है, 946। तमिलनाडु ने वेली लिटरेसी में भी काफी अच्छा काम किया है, 80.33। इस प्रकार से कह सकते हैं तमिलनाडु ने अपने राज्य में जो भी गवर्नमेंट आई है गई है, लेकिन वहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया है। नाउ चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ 2011 सेंसस के हिसाब से लगभग कह सकते हैं 20 मिलियन के आसपास है, सॉरी 200 मिलियन के आसपास है, मतलब 20 करोड़ के आसपास एज ऑफ नाउ आबादी है किसकी, उत्तर प्रदेश की। यदि हम बात करें तमिलनाडु की आबादी लगभग 7.2 करोड़ है, मतलब तकरीबन 7.25 करोड़ के आसपास है। नाउ अब यहां पे कंसर्न ये क्रिएट होता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन तमिलनाडु की बात करें यहां पर एज ऑफ नाउ 39 लोकसभा सीटें हैं। अब आप कहेंगे ये तो गलत बात है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में तकरीबन 3 गुने का फर्क है। कितना? 3 गुने का फर्क है। इसके बावजूद भी तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1971 सेंसस के हिसाब से, वहां पर तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है वो लगभग आधा था उस समय, लेकिन यहां पर तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए शानदार काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अच्छा काम नहीं किया। और कमाल की बात यह है कि बाद में एक अमेंडमेंट लाया जाता है और वहां पर ही फिक्स कर दिया जाता है कि जो पॉपुलेशन सेंसस 1971 का है उसके आधार पर ही राज्यों को लोकसभा सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन मामला ये
इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये जो फ्रीज किया था 84th अमेंडमेंट एक्ट से, ये 2026 तक के लिए फ्रीज किया था। 2026 के बाद देखा जाए तो यहां पर वापस से लोकसभा सीटों को रिवाइज किया जाएगा और वहां पे राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम नहीं किया, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इन्होंने काम नहीं किया, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटों का आवंटन होगा। देखिए यहां पर जो केंद्र सरकार है उसका दोहरा मापदंड देखने के लिए मिलता है। एक तरफ आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल जिन्होंने किया है उनको यहां पर अवार्ड देने की बात करें तो वहां पर आप एक दोहरा मापदंड अपना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आईब्रोज क्रिएट कर देता है। तमिलनाडु की बात करें तो 1962 तक, 1962 तक तमिलनाडु में 41 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन 1967 इलेक्शन के दौरान, उसके होने के ठीक पहले, तमिलनाडु की 2 लोकसभा सीटें कम की गई। बोला गया कि अब आपके पास 39 लोकसभा सीटें ही होंगी, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ में उन्होंने कंट्रोल पाया था। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ में उन्होंने कंट्रोल पाया तो यह तमिलनाडु को उसकी सजा मिली। अब यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने अगस्त 17 में एक जजमेंट दिया और यहां पे बोला कि लोकसभा जो सीटों का आवंटन है, तमिलनाडु की बात करें जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बेसिकली काम किया, उनकी आपने 2 लोकसभा सीटें 1967 में कम कर दिया, तो वहां पे आपको केंद्र सरकार को यहां पर कंपनसेशन देना चाहिए 5600 करोड़ रुपए का। क्योंकि जिसने काम किया है उसको अवार्ड देने के बजाय आपने उसको पनिशमेंट दे दिया। मतलब यहां पर केंद्र सरकार ने दोहरा मापदंड अपना लिया। पार्लियामेंट की बात करें तो एज ऑफ नाउ पार्लियामेंट में आपको पता होना चाहिए 550 सीटें हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन 543 एज ऑफ नाउ लोकसभा सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन की थी, लेकिन वो सीटें अब बेसिकली खत्म कर दी गई हैं। लेकिन बात यह है सन 2026 के बाद में यह माना जा रहा है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार हो रही है, माना नहीं जा रहा है बल्कि बनी रही है, और उसमें शायद पार्लियामेंट में जो सीटें हैं वो भी कह रहे हैं कि लगभग डबल हो जाएगी। मतलब हो सकता है 1000 के आसपास लोकसभा सीटें हो सकती हैं 2026 में। लेकिन बात 1000 सीटों की नहीं है, बात है कि यहां पर जिन राज्यों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर लगभग 20 करोड़ आबादी है, तो मामला यह हो जाएगा 20 करोड़ आबादी वाला जो उत्तर प्रदेश है उसको बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई खास काम नहीं किया। लेकिन यहां पे तमिलनाडु जैसे राज्य हैं या साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनको यहां पर एक कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ही शानदार तरीके से केंद्र की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है, यहां पर जो केंद्र सरकारें हैं उनका दोहरा मापदंड यहां पे दिख जाएगा कि यहां पे यही बोल रहे हैं कि 2026 में जब यहां पर वापस से डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां पे 2021 सेंसस का जो डेटा है उसको यहां पे बेसिस बनाया जाएगा। 1971 सेंसस को जो बेसिस बनाया था अभी, वो आप 2021 सेंसस को बेसिस बनाओगे। लुक एट दिस वन। यदि आप यहां पे समझने की बात करें तो यहां पे ये बोला गया कि यहां पे तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन्होंने बोला कि 200 करोड़ रुपए यदि हम माने हर एक 5 साल के लिए, तो प्रेजेंट मॉनेटरी कंडीशन के हिसाब से यदि आप 400 करोड़ रुपए हर एक, देखिए 200 करोड़ रुपए एक एमपी के लिए यदि आपने 5 साल के लिए, इतना डेवलपमेंट वहां पे लगता है आमतौर पर। यदि आप 400 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करते हैं तो 400 करोड़ रुपए, 2 आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें घटाई है वहां पे, तो 400 रुपए कंपनसेशन, 400 करोड़ रुपए कंपनसेशन होता है। उस हिसाब से यदि आप पिछले 14 इलेक्शन का यदि काउंट करें तो एक कंपनसेशन होता है 5600 करोड़ रुपए। हालांकि डिजिट है, कैलकुलेशन है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि केंद्र सरकार को इतना कंपनसेशन पे करना चाहिए। अब देखा जाए तो यहां पे तमिलनाडु की जो कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने बेसिकली केंद्र को यह बोला कि हो सके तो आर्टिकल 81 को जो आप अमेंड करने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 81 की बात करें तो आर्टिकल 81 जो है ये डिफाइन करता है कि लोकसभा में सीटों का कंपोजिशन किसी राज्य के लिए कितना होगा। एज आप नो पता होना चाहिए आप लोगों को, यहां पे लिखा है 550 इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 20 जो हैं ये मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज के लिए अलॉट किए गए हैं। तो यहां पे कहना यह है कि आर्टिकल 81 को भी आप बदलाव करेंगे। नाउ एक मामला होता है डिलिमिटेशन कमीशन, इसे बोलते हैं परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग की बात करें तो अंडर आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 के अंतर्गत पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन एक्ट को फॉर्मेशन करता है। हर एक सेंसस के बाद में, हर एक जनगणना के बाद में आमतौर पर एक परिसीमन आयोग का फॉर्मेशन किया जाता है।
आर्टिकल 170 की बात करें तो यहां पर राज्यों के अंतर्गत डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन, वहां पर टेरिटरीज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी साइज क्या होगी, ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर प्रॉपर तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन करती है। और यहां पे पहला डिलिमिटेशन कमीशन, पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया था 1950-51 में। और उन्होंने इस एक्ट को इनैक्ट करने की बात करें तो 1952 में इसके लिए प्रॉपर्ली अधिनियम बनाया गया। एज ऑफ नाउ भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आए गए। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इनकी साइज डिसाइड करना कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी की साइज कितनी होगी, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन की जो अवेयरनेस है, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है यहाँ पे 50 लाख पॉपुलेशन हो जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो कि वहाँ पे 5 लाख ही पॉपुलेशन हो। ये बेसिकली अवेयरनेस मेंटेन रहे, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन को समय समय पर फॉर्मेशन किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें एज ऑफ नाउ 4 बार बनाया गया है। 4 बार इसके लिए अधिनियम लाए गए, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में इसके लिए अधिनियम लाए गए। इसके अंतर्गत 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। 1981 और 1991 में जो बीच का है, इसके बाद में बेसिकली नहीं लाया गया। आमतौर पर सिस्टम यह था कि हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाए, लेकिन 1981 और 1991 के टाइम में डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया गया। एवली देखा है सन 2011 के बाद भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे डाल दिया गया था 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001-2002 में होता है और उसे बोला जाता है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है 2026 तक के लिए हमने सीटें फिक्स कर दिया है। अब अगला डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया जाएगा वो 2026 के बाद ही बनेगा। ऑलराइट, अब यहां पे देखा जाए तो इसका कंपोजिशन डिलिमिटेशन कमीशन का कैसे होता है। यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस राज्य में आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं उस राज्य के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। नाउ 84th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, हमने बोला डिस्कस किया 2002 में, आपने कर दिया कि 2026 तक अब कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया जाएगा। अब देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन में 2 चीजें होती हैं। एक चीज तो यह होती है कि हर एक राज्य को सीटों का आवंटन किया जाए। क्या किया जाए? हर एक राज्य को सीटों का आवंटन किया जाए कि कहां पर कितनी पार्लियामेंट्री सीट होंगी, किस राज्य को कितनी मिलेंगी, और किस राज्य को कितनी विधानसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। यह भी आवंटन करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। तो यहां पर तो हमने कर दिया कि 1971 सेंसस के आधार पर ही यहां पर किसी भी राज्य को लोकसभा या राज्यसभा सीटें दी जाएंगी या विधानसभा सीटें दी जाएंगी। तो 1971 के सेंसस के आधार पर हमने उसको फिक्स कर दिया है। उसको अब 2026 में रिवाइज किया जाएगा। 2026 के पहले इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के पास 39 लोकसभा सीटें हैं, तो 39 लोकसभा सीटें ही रहेंगी। 1971 सेंसस के बेसिस पर फिक्स किया गया था। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें रहेंगी, वो 2026 तक कंटिन्यू चलेंगी। लेकिन 2026 के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 1971 सेंसस का जो बेसिस है इसको चेंज कर दिया जाएगा, शायद वो 2021 कर दिया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कोई नया अमेंडमेंट ला दिया जाए तो बात अलग होगी। लेकिन ये 2021 सेंसस के आधार पर तमिलनाडु को सीटों का आवंटन किया जाएगा, तो यहां पर जो गैप है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। चूंकि राइट नाउ उस समय 1971 में तमिलनाडु की आबादी और उत्तर प्रदेश की आबादी में दुगने का फर्क था, लेकिन एज ऑफ नाउ 3 गुने का फर्क है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश को भारी मात्रा में लोकसभा सीटें मिल जाएंगी। तो एक ऐसा राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम उतना नहीं किया, उनको बहुत बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए रियल में काम किया, उनको आप बेनिफिट यहां पर नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। और कमाल की बात है, केंद्र सरकार ने उसके लिए प्रॉपर कोई भी चीज डायरेक्शन भी नहीं दिए हैं कि क्या वो ऐसा कुछ प्रोविजन लाने वाले हैं जिससे जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम किया है उनको बेनिफिट दिया जाए। तो यहां पे तो बात वही हो जाती है कि उन्होंने ऐसा प्रोविजन लाने की मंशा में नहीं है। और उत्तर प्रदेश को यदि बहुत सारी लोकसभा सीटें मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल की सो कॉल्ड बात करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये बेसिकली दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दूसरी बात, यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन में आर्टिकल 330 और 332 भी यहां पे कंसर्न रखते हैं। क्योंकि यहां पर समय समय पर जब डिलिमिटेशन कमीशन होता है तो वहां पर जो शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें रिजर्व की जाती हैं लोकसभा में या विधानसभा में, तो वो वहां पे देखा जाए तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो किया गया था वो 2001 सेंसस से 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था, तो यहां पर इन्होंने 2001 सेंसस के आधार पर ही
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं उसका आवंटन किया था। जैसे मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको आपने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया। तो ये सिस्टम जो फॉलो किया गया है ये 2001 सेंसस के आधार पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उस पर्टिकुलर लोकसभा में या विधानसभा में सीटों का आवंटन किया गया था। लेकिन किसी राज्य के लिए हम बात करें कि उसको कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी, उसको कितनी विधानसभा सीटें मिलेंगी, ये 1971 सेंसस के आधार पर डिसाइड किया गया है। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी साइज कितनी होगी राज्य के अंदर। देखिए ये तो राज्य को मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश को 80 लोकसभा सीटें मिल गई। अब उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी जिला इलाहाबाद है, कानपुर है ना, तो ये जो जिले हैं वहां पे जो लोकसभा सीटें होंगी उसको अब देखा जाए तो यहां पर किस कॉन्स्टिट्यूंसी की साइज क्या होगी। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की साइज पहले छोटी रही हो, मान लीजिए अभी उसमें पॉपुलेशन बढ़ गया हो, तो यहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के साइज, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री डिसाइड की जाएगी वो 2001 सेंसस के आधार पर डिसाइड की जाएगी। ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये पॉइंट होते हैं यहां पर जो चीजें आपको पता होना चाहिए, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन हां, उस राज्य को जो लोकसभा सीटें हैं उसका आवंटन जो है वो 1971 सेंसस के आधार पर ही किया गया है। मतलब वहां पर लोकसभा की सीटों में किसी भी तरह से बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं की गई है। तो ये रहा हमारा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ये रहा हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। मतलब इतना तो आप समझ चुके होंगे अब तक जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसके बारे में बढ़ चढ़ के बात करती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें कि यहां पर जिन राज्यों ने बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भरपूर प्रयास किए हों उनको जब अवार्ड देने की बात होती है तो यहां पे केंद्र सरकार चुप्पी साध लेती है और जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज्यादा होता है उन राज्यों को ज्यादा लोकसभा सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है कि क्या वाकई आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन है या नहीं है। आई एम श्योर ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का जो दोहरा मापदंड है वो कितना सही है? इसमें आप नीचे कमेंट जरूर करके बताएं। आपके जो कमेंट्स है उसको मैं जरूर देखूंगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी पता चल पाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल में केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड कैसे काम करता है। और साथ में यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।